बीए पार्ट थर्ड ईयर की छात्राओं के लिए या बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए आज हम एक नया टॉपिक बिंदु प्रस्तुत कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है नई कविता। इससे पहले हमने जो पिछले वीडियो है उसमें आधुनिक काल या आधुनिक काव्य या आधुनिक कविता के बारे में हमने 15-20 वीडियो में आधुनिक कविता का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग, द्वैध युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। आज हम नया जो प्रकरण है नई कविता से तात्पर्य और नई कविता के प्रमुख कवि और नई कविता की प्रमुख विशेषताएं, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो पहला हमारा नई कविता से तात्पर्य या नई कविता का नामकरण तथा पृष्ठभूमि, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था और तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे ने किया था, जिसका 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इससे पहले की जो कविता थी वो प्रगतिवादी कविता थी और 1943 से लेकर के 1953 तक का जो समय है वो प्रयोगवादी साहित्य या प्रयोगवाद में जो कविताएं लिखी गई थी उसका रहा था 1943 से 1953। और 1953 से लेकर के 1960 तक का जो समय है वो नई कविता का समय है। यानी नई कविता का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 1953 से लेकर के 1960 तक का हम मान सकते हैं। तो 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ हिंदी कविता में एक नए आंदोलन प्रयोगवाद का उन्मेष हुआ, जिसका प्रस्तावन अग्गे ने किया था। किंतु 1953 में नए पत्ते नामक एक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, जिसमें आकाशवाणी से प्रसारित अग्गे का एक फीचर भी था। जिसमें इस फीचर में अग्गे ने प्रयोगवादी कविता को नई कविता कहा है, यानी प्रयोगवाद का ही विकसित रूप नई कविता है। इससे पूर्व भी 1951 में प्रतीक में प्रकाशित एक परिसंवाद में अग्गे ने लिखा था। क्या लिखा था? मैं आग्रह पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि नई कविता की जिसके लिए मुझे प्रयोगवादी शब्द अपूर्ण, अव्यक्त और पूर्वाग्रह युक्त जान पड़ता है, मूल प्रवृत्तियां इस देश की ही हैं। यानी प्रयोगवाद जो शब्द दिया था आगे ने, वो उनको ये अपूर्ण, अव्यक्त और पूर्वाग्रह युक्त जान पड़ने लगा। इस प्रकार नई कविता ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद का ही विस्तार है। 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का अंक प्रकाशित हुआ, जिससे नई कविता अपने सभी संभावित प्रतिमानों के साथ प्रकाश में आई। इसी संकलन से यह प्रतिपादित हुआ कि नई कविता के कवि विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती कवियों के साथ तो थे, किंतु वे यह अनुभव कर रहे थे कि प्रयोगवादी परंपरा में
हिंदी कविता दूसरा सप्तक के साथ जहाँ तक आ चुकी है, नई कविता उससे आगे की कविता है। यानी दूसरा जो सप्तक प्रकाशित हुआ था 1953 में, यहाँ से हम नई कविता का प्रकाशन वर्ष मान सकते हैं। यहाँ से नई कविता की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा सप्तक की कविताओं पर मात्र प्रयोगवाद के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उससे भिन्न नई कविता को स्थापित करने की जरूरत थी। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था ने 1954 में नई कविता का प्रकाशन किया। तो इस प्रकार से नई कविता का आगाज हो गया। नए पत्ते 2 और 3 में एवं आलोचना के कुछ अंकों में नई कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया तथा इस नई काव्य धारा में वैयक्तिक तथा सामाजिक यथार्थ को रेखांकित किया गया, जो आधुनिक भाव बोध को भेद करते हुए सर्वथा नई दृष्टि से प्रकट हो रहे थे। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका नामकरण और पृष्ठभूमि में जा सकते हैं। अब हम नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे पर चर्चा करेंगे। तो पहले जो कवि हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है उदिता, बात बोलेगी हम नहीं। दूसरा है नागार्जुन। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें। तीसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं और आग का आईना। ये केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले चौथे कवि है धर्मवीर भारती। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग और कनुप्रिया। अंधा युग इनकी बहुत चर्चित काव्य है, जिसमें महाभारत का इसमें नवीन अंदाज में चित्रण किया है, वर्णन किया है। अगले कवि हैं 5वें नंबर रघुवीर साय। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, रामदास। ये इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं रघुवीर साय। अगले हैं धूमिल, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, 20 साल बाद, मोचीराम, अकाल दर्शन। मोचीराम इनकी बहुत चर्चित कविता है, जिसमें यथार्थ का बखूबी चित्रण किया गया है, यानी आंखों देखा हाल तत्कालीन समाज का इसमें चित्रित हुआ है। अगले हैं 7वें नंबर के डॉक्टर बुद्धसेन निहार। ग्लोब और कविता, मानवीय ग्लोबवाद, ब्रह्मांड का संगीत आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, काव्य कृतियाँ हैं। अगले हैं 8वें नंबर के हरिवंशराय बच्चन। इनकी दर्जनों रचनाएं प्रकाशित हुई है और ये हलावादी कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुलंतर, सतरंगिणी, आरती और अंगार, सूत की माला, खादी के फूल, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा,
दो चट्टानें, मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, करील, लाल चूनर, प्रशांत के बादल इत्यादि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगले हैं आर.सी. प्रसाद सिंह, जीवन और यौवन, पांच जन्य, जादू की बंसी, सोने का झरना। अगले हैं, ये 9 नंबर है, 10वें नंबर हो गए, गोपाल सिंह नेपाली, पंछी, उमंग, रागनी, पंचमी, रिमझिम आदि इनके प्रमुख ग्रंथ है गोपाल सिंह नेपाली के। 11वें नंबर के हैं भगवती चरण वर्मा, मधुकण, प्रेम संगीत, रंगों के मोह, एक दिन, चित्रलेखा आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं। अगले और अंतिम कवि हैं 12वें नंबर के नरेंद्र शर्मा, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, फलासवन, कदलीवन, प्यासा निर्झर, मिट्टी और फूल आदि इनकी चर्चित और प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। अगला हमारा बिंदु है नई कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो उभर करके आई थी, तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। नई कविता की थोड़ी सी एक हमने नामकरण पृष्ठभूमि तो देख ही ली, अब प्रमुख कवियों के बारे में भी जानकारी ले ली। अब एक थोड़ी सी परिभाषा का जहाँ तक सवाल है वो और देख लेते हैं। नई कविता आंदोलन को डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता नामक पत्रिका ने आधार भूमि प्रदान की। नई कविता आधुनिकता की अभिव्यक्ति पर बल देती है तथा उसकी यह आधुनिकता वर्जनाओं और कुंठाओं के साथ, वर्जनाएं क्या होती है कि इन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए, कुंठाएं होती है जो मनो और मस्तिष्क में जो घर कर जाती है और वो अंदर ही अंदर क्या है व्यक्ति को खोखला कर देती है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है कुंठाओं से। तो आधुनिकता वर्जनाओं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुंठाओं के साथ मुक्त यथार्थ का समर्थन करती है। मुक्त यथार्थ से साक्षात करने के लिए नई कविता बौद्धिकता, विवेक को माध्यम बनाने पर बल देती है। नई कविता क्षण के महत्व और समीक्षा समसामयिकता के दायित्व को भी स्वीकार करती है। नई कविता अपने काव्य मूल्यों में जीवन यथार्थ के प्रति निष्ठा, अनुभूति की सच्चाई, क्षण के महत्व, लोक संपर्कति, लोक से संपर्क, संदर्भ युक्त अभिव्यक्ति आदि को स्वीकार करती है। नई कविता ने स्वतंत्रोत्तर बदलते भारतीय परिवेश को जिया, यानी स्वतंत्रता के बाद जो परिवेश है, वातावरण है, उसको इन्होंने जिया, समझा, भोगा और अभिव्यक्त किया। उसने मानव की अनुभूतियों को बौद्धिक दृष्टि से परखने का प्रयास किया है। तो अब नई कविता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। तो नंबर 1, नई कविता के अंदर क्या क्या हमें इसकी खूबियां देखने को मिलती है। तो नंबर 1 में संत्रास, कुंठा, घुटन, दर्द, ऊबकाई जैसे भावों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो नई कविता में संत्रास, कुंठा, कुंठित लोगों का इसमें बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। घुटन, आधुनिक युग की जो आपाधापी है उससे क्या है व्यक्ति किस तरह घुट रहा है और लोगों की जो पीड़ा है, दर्द है, उसका यथार्थ ये चित्रण
नई कविता के कवि है, कलाकार है, कलमकार है, वो कर रहे हैं। ऊबकाई, ऊब गए, बोर हो रहे हैं लोग बाग आधुनिक युग में। जैसे भावों की क्या है, इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से भावों को व्यक्त किया है। कुछ उदाहरण मैं आप प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिंदगी है भार हुई दुनिया है बहुत बोर, जिंदगी है भार हुई दुनिया है बहुत बोर, दम्भी पाखंडी बहुरूपिये हैं बड़े लोग। ये गिरजा कुमार माथुर की कविता से उद्धृत है। अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घुटता हूँ, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की कविता से उद्धृत है। अगली, चींटियों के लगने पर भी लड़ूंगा मगर बोलूंगा नहीं, गर्भवती है मेरी कुंठा कुंवारी कुंती। ये दुष्यंत कुमार की कविता से है। पैरों पर चढ़ती है चींटियां कंधे पर पंजे, गड़ाता है रीछ भुजा पर प्रेम का करती है के यानी उल्टी करती है। ये श्रीकांत वर्मा की कविता से उद्धृत है। अगली इनकी विशेषता है अस्तित्ववादी चिंतन। और अस्तित्ववादी, मैंने प्रयोगवादी जो कविता है या प्रयोगवाद है, उसमें मैंने आपको पाश्चात्य जो दर्शन के 3 बिंदु हैं उन पर चर्चा की थी, जिसमें तो कृपया विद्यार्थी या छात्राएं उस वीडियो को अवश्य देखें, जिसमें ज्ञानपाल छात्र का अस्तित्ववादी दर्शन, कार्ल मार्क्स का साम्यवादी दर्शन या मार्क्सवादी दर्शन और फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी दर्शन है, उसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। तो अस्तित्ववाद, हमारा इस धरती पर क्या अस्तित्व है, क्या हम अजर अमर हैं, क्या हम चिरकालीन जिंदा रहेंगे, तो क्या अस्तित्व है हमारा? अरे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम दरअसल में देखा जाए तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। इसलिए हम क्यों बैर करें किसी से, क्यों किसी को सताएं? हमें क्या है, हिल मिल करके रहना चाहिए। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इस संसार में। हमारे जीवन क्या है, क्षणभंगुर है। तो वास्तविक स्थिति को इन कवियों ने स्वीकार किया है। तो अस्तित्ववाद और मृत्युबोध का इन्होंने चिंतन किया है। नई कविता के कवियों पर अस्तित्ववादी दर्शन का गहरा प्रभाव था। यह भी उनके क्षणवाद और जिस दार्शनिक चिंतन से इन कवियों ने क्षणवाद और पीड़ाबोध को जाना था, उसी से उन्होंने मृत्युबोध की प्रेरणा ली थी। इनके लिए जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु था कि अंत में व्यक्ति को मरना पड़ेगा। अतः मृत्यु भय जीवन को खोखला और मानवीय संबंधों को निरर्थक बना रहा था। इसी मृत्युबोध के कारण कवियों को मूल्यों के विघटन और पराजय का बोध हो रहा था। कवियों को जीवन में खंडित आस्था उन्हें मृत्यु के प्रति आकृष्ट कर रही थी। कुछ उदाहरण मैं आपको ज्ञान वृद्धि के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मौत की बारूद से शरीर नहीं उड़ता, मौत की बारूद से शरीर नहीं उड़ता, उड़ता है जिंदगी के बढ़ते अभावों से, प्यार के छिपे व्यंग के भावों से, जिंदगी और जिंदगी घावों। इसलिए मौत कभी कभी जिंदगी के या जिंदगी से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। ये मदन केवलिया की कविता है, समय और गाड़ी के पहिए से। एक उदाहरण और देखिए। कुछ न होने से अच्छा है कि टीबी और कैंसर या गारनोरिया हो जाए। कुछ न होने से अच्छा है कि टीबी
कैंसर या गार्नेरिया हो जाए, कुछ तो हो सही कि जिससे अपने अस्तित्व का एहसास हो कि अपना अस्तित्व क्या है इस धरा पे। अगली विशेषता है रसानुभूति की अमान्यता। पिछले कालों में, चाहे वो भक्ति काल हो, रीति काल हो, और चाहे आधुनिक काल में भारतीय युग हो, द्विवेदी युग हो, छायावाद हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, उसमें क्या है, रसानुभूति, रस की अनुभूति, यानी रस जो प्रकरण है, रस की निष्पत्ति, रस का किस प्रकार से अनुभव होता है, इस पर क्या है, नई कविता के कवियों ने ज़्यादा जोर नहीं दिया है। लिखा है नहीं, भरत मुनि ने अपने काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति से संबंधित कुछ चर्चा की थी। भावानुभाव व्यविचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति। तो इस तरह क्या है, रसानुभूति की अमान्यता को इन्होंने चित्रित किया है। तो रस के प्रति क्या है, इन्होंने अपनी व्यवस्था जाहिर की है। तो नई तरह का क्या है, आधुनिक भावबोध का इन्होंने अपनी कृतियों में चित्रण किया है। अगली चौथी विशेषता है विद्रोह के स्वर। विद्रोह कब उत्पन्न होता है, विद्रोह कहाँ मिलता है। विद्रोह जैसे मान लिए कि विडंबना है, विसंगति है, जब चारों ओर समाज में व्याप्त हो जाती है तो कभी क्या है, विद्रोह का स्वर उत्पन्न करता है। विद्रोह, विप्लव, विरोध माही उत्पन्न होता है कि समाज के अंदर विडंबनाएं हो जाती है, विसंगतियां हो जाती है, असमानता फैल जाती है, तब जाकर के विद्रोह होता है। अब ये विद्रोह 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, ये क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों का जो शासन है उससे जनता दुखी हो गई थी। तो उन्होंने क्या है, खड़ी होकर के और वो लड़ने के लिए तत्पर हो गई। तो विद्रोह के स्वर देखने को मिलते हैं। एक दो उदाहरण देखते हैं। फेंकना चाहता हूँ ये पुराने पंख, फेंकना चाहता हूँ ये पुराने पंख, नए पंख आए ना आए मुझे नंगाई रहने दो। फेंकना चाहता हूँ ये पुराने पंख, नए पंख आए ना आए मुझे नंगा ही रहने दो। सदियों से कुचला गया है मेरा घायल फन, सदियों से कुचला गया है मेरा घायल फन, अब फुफकार कर तन गया है। यानी अब मेरी जो सहन शक्ति है वो मेरा साथ छोड़ गई है, अब मुझे लड़ना पड़ेगा। अगली जो विशेषता है 5वें नंबर की, अकेलापन और अजनबीपन। अकेलापन और अजनबीपन, ये नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है। एक उदाहरण के माध्यम से, एक दो उदाहरण के माध्यम से हम इस पर चर्चा करेंगे कि अकेलापन महसूस कर रहा है आधुनिक कवि। आधुनिक समाज के अंदर अकेलापन और अजनबीपन देखने को मिलता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करने से कतराता है। शहरों की दास्तान तो ये है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात भी नहीं करता है, कोई मतलब नहीं है, लोग बाग अपनी मस्ती में मस्त है। सच मानो मैं अकेला हूँ, सच मानो मैं अकेला हूँ, इतना अकेला जितना प्रत्येक नक्षत्र दूसरे से। सच मानो मैं अकेला हूँ, इतना अकेला जितना प्रत्येक नक्षत्र दूसरे से है। ये श्रीकांत वर्मा की कविता से उद्धृत है। एक और देखते हैं।
राजतंत्र की वनतंत्री व्यवस्था में, राजतंत्र की वनतंत्री व्यवस्था में मैं अकेला और अरक्षित हूँ। ये भाव कुमार बिकल की कविता से उद्धृत है। तो अकेलापन और अजनबीपन नई कविता में हमें देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है क्षण की अनुभूति, क्षण का महत्व और क्षण की अनुभूति इस कविता में हमें देखने को मिलती है। नई कविता जीवन में क्षण को बहुत महत्व देती है। यह क्षणवाद पाश्चात्य काव्य के प्रभाव का परिणाम है। क्षणवाद प्रत्येक क्षण में कौंधने वाले भावों को अनुभूत कर व्यक्त करता है। क्षणवाद में नया कवि क्षण की अनुभूतियों, संवेदनाओं, विचारों और भावों को व्यक्त करता है। पश्चिम के चिंतकों ने क्षणों को भी सूक्ष्म तथा स्थूल दो रूपों में बांटा है, किंतु कवि के लिए सूक्ष्म क्षण अधिक महत्व रखते हैं। तो एक दो उदाहरण हम देखते हैं। मैंने क्षण क्षण तीखे मीठे अनुभवों को पिया है। मैंने क्षण क्षण तीखे मीठे अनुभवों को पिया है। ये रामदरस मिश्र की कविता से उद्धृत है। अगला उदाहरण, फैल रही है परिधि स्तनों की, फैल रही है परिधि स्तनों की असरतें अब जवान है। आओ दोस्तों साथियों, आओ मेरे झंडे के नीचे उत्सव करें, नाचें गाएं। ये शांता सिंह की कविता से उद्धृत है। अगली जो विशेषता है सातवीं, अतिशय वैयक्तिकता। अतिशय यानी जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसी व्यक्तिवादिता नई कविता में हमें देखने को मिलती है। तो व्यक्तिवादिता है जो नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है कि व्यक्ति अकेला ही अपनी ढपलीर अपने राग में मस्त है। कुछ उदाहरण इसकी पुष्टि के लिए देख सकते हैं। मेरी प्यास सामूहिक प्यास नहीं है। मेरी जो प्यास है वो सामूहिक प्यास नहीं, मेरी प्यास अपनी है, अपनी मर्यादा से प्रतिष्ठ है। मेरी प्यास सामूहिक प्यास नहीं, मेरी प्यास अपनी है, अपनी मर्यादा से प्रतिष्ठ है। लक्ष्मीकांत वर्मा की कविता से ये उद्धृत है। अगला एक उदाहरण और देखते हैं। जितना ही मैं भीड़ भड़के में जाता हूँ, जितना ही मैं भीड़ भड़के में जाता हूँ, उतनी ही क्यों घोर अकेलापन पाता हूँ, उतना ही क्यों घोर अकेलापन पाता हूँ। तो ये अतिशय वैयक्तिकता है। आगे व्यंग की प्रवृत्ति। अगली जो विशेषता है आठवीं, व्यंग की प्रवृत्ति हमें नई कविता में देखने को मिलती है, या व्यंग परकता। लक्ष्मीकांत वर्मा ने व्यंग परकता को नई कविता की एक विशेष प्रवृत्ति माना है तथा इसे उन्होंने नई कविता की आधुनिक यथार्थ से द्रवित व्यंग्यात्मक दृष्टि कहा है, जो वर्तमान जीवन की विषमताओं, विद्रूपताओं, कटुताओं के प्रति कवि की व्यंग्यपूर्ण उक्तियों में प्रकट हुई है। एक दो उदाहरण देखते हैं। लोहे का स्वाद लुहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लुहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। लगाम लोहे की होती है और वो हर समय घोड़े के मुंह में रहती है। ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता से उद्धृत है। ऐसे लोग हिंसक कहाते हैं, मांस नहीं खाते मुद्रा खाते हैं। ऐसे लोग अहिंसा कहाते हैं, अहिंसक के हिंसा नहीं करते हैं, वो मांस नहीं खाते मुद्रा खाते हैं, रुपयों को हजम करते हैं।
ये दुष्यंत कुमार की कविता से उद्धृत है। एक उदाहरण और देखिए। सिर्फ सैकड़ों मुख भाषण उगल रहे हैं, घोषणा पत्र गधे के मुख में चपता जा रहा है। चंद्रकांत देवताले की कविता से उद्धृत है। तो ये वर्तमान परिवेश की जो दास्तान है उसको व्यंग के माध्यम से कवि चित्रित कर रहे हैं। रात मैंने एक स्वप्न देखा। एक उदाहरण और देखते हैं। रात मैंने एक स्वप्न देखा, मैंने देखा कि मेनका अस्पताल में नर्स हो गई। रात मैंने एक स्वप्न देखा, मैंने देखा कि मेनका अस्पताल में नर्स हो गई और विश्वामित्र ट्यूशन कर रहे हैं। उर्वशी ने डांस स्कूल खोल लिया है। नारद गिटार सीख रहे हैं और बृहस्पति अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। भारत भूषण अग्रवाल की कविता से उद्धृत है ये। अब है मिथकीय प्रयोग। नई कविता में जो मिथक है उनका अच्छा खासा चित्रण हुआ है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़कर, सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे, कांप रहा हिल रहा वह मर जाएगा। ये मुक्तिबोध की कविता से उद्धृत है।